इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और यह है वीडियो नंबर सेकेंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आप इस चैप्टर के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पहले वाला या फिर इसके आगे वाला, जो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का सेकंड वीडियो, और इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे इस टॉपिक से, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किन किन कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं और किस आधार पर उनको हम क्लासिफाई करते हैं, ये हम पहले देख लेते हैं। फिर उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको अगर आप देखेंगे या फिर उसका आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे आपको आइटम्स, बहुत तरीके के आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लास, पेट्रोल, मैचेज, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं और सभी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। और अगर हम इन सभी चीज़ों को क्लासीफाई करें उनके इंडस्ट्रीज़ के आधार पर कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर उनका रॉ मटेरियल क्या है, इन चीज़ों के आधार पर अगर हम उनके इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करें तो हमें देखने को पता चलेगा कि बहुत अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज़ हैं और वो जो हैं वो अलग अलग तरीके के चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि इंडस्ट्रीज़ को किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का, वो उसके रॉ मटेरियल के आधार पर है कि देखिए वो किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो पहला तो हो गया एग्रो बेस्ड, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर जो बेस्ड है अपने रॉ मटेरियल के लिए, उस तरीके के आपके इंडस्ट्रीज़। तो उसमें आपके आ जाते हैं कॉटन इंडस्ट्री, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, इस तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे तरीके का जो इंडस्ट्री है वो है मिनरल बेस्ड, यानी वैसे इंडस्ट्रीज़ जो कि अपने रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स को यूज़ करते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज़ आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गए। जैसे हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन है उनके मेन रोल पर कि आखिर वो क्या काम करते हैं। तो देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ होते हैं जैसे कि बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि जो आपका आयरन है या फिर स्टील इंडस्ट्री है या फिर कॉपर या फिर एल्युमिनियम, तो ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एल्युमिनियम बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो आयरन क्या है? आयरन तो यहाँ से प्रोडक्ट बनकर निकला, लेकिन वो जाएगा दूसरी जगह और वहाँ पर एज अ रॉ मटेरियल वो यूज़ होगा। तो इस तरीके के इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक तरीके का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज़ को। और इसके बाद दूसरे तरीके के इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर गुड्स बनाते हैं तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर को जाकर बेचते हैं। जैसे कि आपका शुगर हो गया, तो शुगर जब मैन्युफैक्चर होता है तो वो जाकर कहीं दूसरी जगह रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं होता, कहीं कहीं होता है, लेकिन मेन अगर शुगर की बात करें तो शुगर ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए बनता है। वैसे ही टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, सीविंग मशीन हो गया, फैंस हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आती हैं, कंज्यूमर इनको यूज़ करता है, खरीदता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर सीविंग मशीन बनाते हैं तो उसको कहीं रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करेंगे, नहीं, आपको कोई व्यक्ति ही उसको यूज़ करेगा। इसके अलावा फैंस को आप खुद यूज़ करेंगे, अपने घरों में यूज़ करेंगे, ऑफिस में यूज़ करेंगे, कहीं यूज़ करेंगे। फैंस को तो आप रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, इसके बाद दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन यहाँ बताया गया है कि कितना हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को। देखिए, जहां पर हम पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर आपको 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 10 लाख, 20 लाख, इस तरीके के अमाउंट में हम अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो गया हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी छोटा सा फैक्ट्री होगा या फिर छोटे स्तर पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया। और यहाँ पर अगर हम इसका डेफिनेशन देखें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ पर क्या बताया गया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 1 करोड़। यानी कि अगर आप एक लिमिट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो उस लिमिट के अंदर अगर आप, जैसे कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ के नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका जो इंडस्ट्री है वो एक स्मॉल
स्केल इंडस्ट्री होगा, और इसके ऊपर करते हैं तो फिर आपका नॉर्मल इंडस्ट्री या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसको कहा जाएगा। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का, वो है ऑनरशिप के आधार पर। आखिर उसका मालिक कौन है, मालिक सरकार है या फिर लोग हैं या फिर कोई एक खास व्यक्ति है, इस आधार पर भी हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री, यानी कि वैसे कंपनीज या फिर वैसे इंडस्ट्रीज, वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज कंट्रोल करती हैं या फिर उनका पास उस फैक्ट्री का या फिर कंपनी का ओनरशिप है। जैसे कि आपका भेल हो गया, सेल हो गया, ये सभी गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, गवर्नमेंट इनकी मालिक है, इसलिए इनको पब्लिक सेक्टर की कंपनीज कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि ये ऐसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके मालिक कोई व्यक्ति होता है या फिर कुछ लोग मिलकर कंपनी चला रहे होते हैं। जैसे कि आपका टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सभी जो हैं ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इनका मालिक न सरकार है न आम व्यक्ति है, बल्कि इनका मालिक कुछ खास लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग या फिर एक व्यक्ति, इस तरीके से इनके मालिक हैं। इसके बाद तीसरा तरीका है वो है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहां पर जो सरकार है और प्राइवेट लोग जो हैं वो लोग मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं, किसी फैक्ट्री को या फिर किसी कंपनी को चलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये आपको ज्वाइंट सेक्टर की कंपनी है, जहां पर सरकार भी इसमें हिस्सेदार है और उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें हिस्सेदार हैं। और इसके बाद देखिए जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। तो देखिए दूसरे तरीके, एक और तरीके का यहाँ पर बताया गया है इंडस्ट्री, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो देखिए ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं इनके जो मालिक होते हैं ये वही लोग होते हैं जो कि इसके रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं, या फिर जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं वही इसके मालिक होते हैं। यानी कि सभी जितने वर्कर्स हैं वो मिलकर इसमें पैसा लगाते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। इस तरीके से ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री काम करती है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में या फिर जो कोयल इंडस्ट्री है केरला में, तो ये इसके कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आगे एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पर एक और दिया गया है, वो है कि देखिए जो रॉ मटेरियल है उसका बल्क कितना है, उसका वेट कितना है, इस आधार पर भी, या फिर जो फिनिश गुड है वो कैसा उसका वजन है, इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे आयरन और स्टील क्या है, वो बहुत ही हेवी होता है, बहुत ही भारी होता है, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं आयरन और स्टील से वो बहुत ही हेवी होते हैं। इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें बड़े बड़े मशीन्स बनते हैं, ट्रक बनते हैं और भी चीज़ें बनती हैं, तो उसको हेवी इंडस्ट्री में रखा जाता है। और वहीं अगर आप दूसरे तरीके के देखें जो लाइट इंडस्ट्री हो गया, वहां पर जो रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी हल्का होता है, छोटा होता है और उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, तो इसलिए इसको लाइट इंडस्ट्री कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर हमको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए जैसे ऊपर मैंने बात किया कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपका कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल या फिर शुगर और एडिबल ऑयल, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये मेनली बेस्ड होती है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती हैं अपनी रॉ मटेरियल के लिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमको सबसे पहले पढ़ना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो देखिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें ये काफ़ी सपोर्ट करती है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करती है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 14% है। और ये करीब 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है डायरेक्टली। और ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है इंडिया में। और ये काफ़ी बड़ी संख्या में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको लाने में भी मदद करती है, करीब 24%, यानी जो सरकार का जो फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग होता है उसमें 24% इसी का हिस्सा है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये करीब 4% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के जीडीपी में। और ये सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है अपने वैल्यू चेन में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका रॉ मटेरियल भी इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोसेसिंग भी इंडिया में होता है और इसका फाइनल प्रोडक्ट भी इंडिया में ही बनता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये सेल्फ रिलायंट है या फिर इसका जो कंप्लीट चेन है वो इंडिया में बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यहाँ पर बताया गया कि जैसे सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन बनता है, इससे रॉ फाइबर, फिर यहाँ पर स्पिनिंग होता है, यार्न बनता है, इसके बाद पूरा प्रोसेस है, इसको आप खुद से देख सकते हैं।
इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर आ जाता है कॉटन टेक्सटाइल। तो देखिए जो कॉटन टेक्सटाइल है वो इंडिया के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप एंशियंट इंडिया को देखते हैं तो जो कॉटन टेक्सटाइल था उसको हैंड स्पिनिंग से प्रोड्यूस किया जाता था, और उसके साथ ही हैंडलूम वेविंग टेक्निक जो था उसको यूज़ करके इसको प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन 18वीं सेंचुरी आने के बाद जो पावर लूम्स आए, उसके आने के बाद जो हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था जो कि हैंडलूम पर काम किया करता था या फिर जो हैंड स्पिनिंग पर काम करता था, उसको काफ़ी झटका लगा, या फिर उसका जो प्रोडक्शन था या फिर उसकी जो मार्केट में वैल्यू थी वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसके वजह से जो वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहे थे उसके प्राइसेस को ये compete नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। इस वजह से ये जो पूरा मार्केट था या फिर जो हमारा इंडस्ट्री था इंडिया का, ये काफ़ी प्रभावित हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक डाटा जैसे दिया गया है कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में मुंबई में 1854 में, और जो दो वर्ल्ड वार्स यूरोप में लड़े गए थे उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी ब्रिटिश का गुलाम था, और उसके वजह से जो क्लॉथ की जो डिमांड थी यूके में वर्ल्ड वार के समय काफ़ी बढ़ गई, इसलिए उसकी वजह से इंडिया में प्रोडक्शन को काफ़ी बूस्ट मिला, काफ़ी उसकी प्रोडक्शन को सपोर्ट मिला यूके द्वारा, क्योंकि वहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, और यूके से ये कहा गया था कि वो इंडिया से ज़रूरतों को पूरा करे, यानी यूके में ये बात थी कि वो इंडिया से अपनी ज़रूरतों को पूरा करवा रहा था। और इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, तो 30 नवंबर 2011 तक करीब 1946 कॉटन और हैंडमेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स हैं इंडिया में, और करीब 80% जो इनका जो है प्रोडक्शन या फिर मालिक जो है वो प्राइवेट सेक्टर इसको कंट्रोल करती है या फिर प्रोडक्शन करती है, और इसके अलावा जो 20% है उसमें आपका पब्लिक सेक्टर भी आ जाता है, और इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर भी आ जाते हैं। और इसके अलावा बहुत हज़ारों की संख्या में स्मॉल फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, जहां पर 4 से 10 लूम तक मौजूद हैं, यानी एक फैक्ट्री में 4 से 10 लूम तक मौजूद हैं, और वैसे हज़ारों की संख्या में फैक्ट्रीज इंडिया में हैं। और अगर हम शुरुआत के समय में देखें, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो मेनली आपको कॉटन ग्रोइंग बेल्ट जो है इंडिया में जहां पर कॉटन उगता है वहां पर बेस्ड थी, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। और जो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है या फिर जो मार्केट है या फिर ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि कोई भी इंडस्ट्री है उसको सेटअप करने के लिए। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था। तो देखिए इस वजह से इन रीजन्स में ये जो फैक्ट्रीज थी ये काफ़ी बनी या फिर लगी, और ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर से जुड़ने का रीज़न ये है कि देखिए ये एग्रीकल्चर से अपने रॉ मटेरियल्स को खरीदती है, और इसके साथ ही ये जो फार्मर्स है उनको एक जीविका प्रोवाइड करती है, उनकी अर्निंग्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि आपका कॉटन बॉल प्लकर्स जो हो गए, वर्कर्स हो गए, जो कि इंगेज हैं आपके गिनिंग में, स्पिनिंग में, वीविंग में, डाइंग, डिज़ाइनिंग, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत तरीके के डिमांड्स इसके होते हैं, जैसे कि आपका ज़रूरत है डाइस की ज़रूरत है, मिल स्टोर्स की ज़रूरत है, पैकेजिंग की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग वर्क्स की ज़रूरत है। इसलिए ये दूसरे जो इंडस्ट्रीज है उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इसके साथ ही देखिए जो स्पिनिंग आपका है वो मेनली सेंट्रलाइज्ड है आपको महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में, लेकिन इसके साथ ही जो आपका वीविंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ये जो वीविंग का काम है वो बहुत अलग अलग जगहों पर किया जाता है। और उसका रीज़न ये है कि बहुत अलग अलग जगहों पर ट्रेडिशनल स्किल्स अलग अलग हैं। कुछ जगहों पर आपको कॉटन का काम अच्छा होता है, कुछ जगहों पर जरी का काम अच्छा होता है, कुछ जगहों पर एम्ब्रॉयडरी का काम अच्छा होता है। इसलिए जो आपका वीविंग का काम है वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज है, और काफ़ी अलग अलग जगहों पर आपको ये काम होते हुए देखने को मिल जाएगा। और इंडिया जो है वो काफ़ी उसका जो प्रोडक्ट बनता है स्पिनिंग में वो एक वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो वीविंग सप्लाईज है इंडिया के वो उतनी अच्छी नहीं है। उसके जो प्रोडक्ट है वो उतना अच्छा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो यूज़ नहीं करने पाती जो हाई क्वालिटी यार्न इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, और जो इंडिया में वीविंग होती है वो की जाती है हैंडलूम द्वारा, पावर लूम द्वारा या फिर मिल्स में। और जो हैंड स्पन खादी है वो बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वीवर्स को उनके घरों में एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में। तो इसके बाद देखिए आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आगे दिया गया है कुछ डाटा कि मिल सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, या फिर मेरा मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है, पावर लूम में कितना, हैंडलूम में कितना, दूसरे तरीके से कितना।
तो देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। उसका रीजन ये है कि देखिए जो पावर लूम है और हैंडलूम है वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, वहीं जो मिल सेक्टर है उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम जॉब प्रोवाइड करता है, इसलिए हमको हैंडलूम और पावर लूम को बढ़ावा देना चाहिए या फिर उससे प्रोडक्शन को ज़्यादा रखना चाहिए। और इंडिया जो है वो जापान को यान एक्सपोर्ट करता है, और दूसरे जो इंपॉर्टेंट है कॉटन गुड्स के इंडिया से जो इंपोर्ट करते हैं वो है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये सभी कंट्रीज है जो कि इंडिया से यान को इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर जैसे देखिए बताया गया कि कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर है, वुलन टेक्सटाइल कहाँ पर है और सिल्क टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर बेस्ड है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे बात की है कि इंडिया जो है उसके पास दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्पिंडल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी है आपको 43.13 मिलियन स्पिंडल्स, और ये सेकेंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आपका चाइना है। और मिड 80s के बाद जो स्पिनिंग सेक्टर है उसको काफ़ी अटेंशन मिला है, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, और इस वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और हमारा जो वर्ल्ड जो कॉटन यार्न का जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये करीब 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड है, यानी वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका 1/4 हमारा है। और लेकिन हमारा जो ट्रेड है गारमेंट के मामले में वो पूरी दुनिया के ट्रेड का मात्र 4% है। और उसका रीज़न ये है कि हमारा जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर कम्पिटिटिव हैं और वो यूज़ करते हैं जो फाइबर्स हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वहीं जो हमारा वीविंग, निटिंग और जो प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि कपड़ों को प्रोसेस करते हैं वो इन चीज़ों को प्रोसेस नहीं करने पाते, या फिर उनके जो प्रोडक्ट आते हैं वो वर्ल्ड लेवल पर उतने अच्छे नहीं हैं, कम्पिटिटिव नहीं है। और इसके वजह से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में वो उतना अच्छा हमको देखने को नहीं मिलता, मात्र 4% हमको देखने को मिलता है गारमेंट्स के मामले में। लेकिन इसके आगे देखिए जैसे बताया जा रहा है कि बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू द लोकल मार्केट, दिस मिसमैच इन मेजर ड्रॉबैक फॉर इंडस्ट्री। देखिए बहुत ज़्यादा तो जो प्रोडक्शन होता है गारमेंट्स का वो स्मॉल यूनिट्स में होता है, जो कि लोकल मार्केट को सिर्फ पूरा करने के लिए बनाते हैं कपड़े, वर्ल्ड मार्केट को टारगेट नहीं करते या फिर वर्ल्ड मार्केट में वो एक्सपोर्ट नहीं करते। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ज़्यादातर जो हमारे स्पिनर्स हैं वो अपने कॉटन यान को एक्सपोर्ट कर देते हैं, वहीं जो दूसरे आपके गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने गारमेंट्स को बनाने के लिए। इसके बाद आगे यहाँ देखिए, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इस जगह से। तब तक के लिए गुड बाय।